देखो शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ना जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप है और गन्ने के उत्पादन के लिए जो रेनफॉल की आवश्यकता है हमको वो 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो रेनफॉल कितना चाहिए? 75 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब सॉइल टाइप की बात करेगा तो सॉइल टाइप एलुवियल है तो भी बढ़िया है ना। वैसे ये एलुवियल में होता है या ब्लैक सॉइल में भी अच्छी इसकी खेती होती है ना। हाँ, शुगर केन का ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, उसमें भी अच्छी खेती होती है। और शुगर केन का उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, महाराष्ट्र रीजन करता है और ये लेबर इंटेंसिव है। इंडिया जो है इसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का, ठीक है। ब्राजील के बाद क्योंकि लार्जेस्ट शुगर केन के प्रोडक्शन में लगभग 1 साल लगता है, ठीक है। शुगर केन के प्रोडक्शन में ब्राजील जो है नंबर 1 पे है ना, पहले स्थान पर है, जबकि इंडिया जो है वो सेकेंड स्थान पे है, ठीक है। और शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो कौन है? तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश और जो साउथ इंडिया के रीजन है जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अपने वैसे बिहार में भी होता है। देखो बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी होता है, अब तनी मनी होता है। पहले जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे चीनी मिल थे, जैसे अपने बगल में रीगा चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, ठीक है। तो कितने सारे चीनी मिल थे, लेकिन है ना, वैसे भारत आज़ाद हुआ 2014 के बाद, लेकिन 2014 के बाद भी चीनी मिल नहीं खुला, ठीक है। इसरो की भी स्थापना 2014 के बाद हुई, है ना। मजाक कर रहे हैं, लेकिन मतलब लोगों का कहना है कि मोदी जी आए तो सब कुछ की, है ना, बहुत सारा काम किया मोदी जी ने, तो कम से कम भैया इस मिलों को तो चालू कर देते, क्योंकि न्यूज़ सुनने के बाद हमको ये लगता है कि भारत आज़ाद भी 2014 के बाद ही हुआ था। ये में एक मजाक है, ठीक है, इसको आप वास्तविकता नहीं है, ये मत समझे कि सर वो गलत इन्फॉर्मेशन है कि 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक मिल चालू हो जाता, अगर शुगर मिल हमारे यहाँ मान लीजिए सकरी चीनी मिल ही अगर चालू हो जाता है तो किसान जो है वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करके बेचेंगे, है ना। उनको मिनिमम सेल प्राइस मिलना चाहिए, एमएसपी को बेचेंगे, सपोर्ट प्राइस कह देते हैं, है ना। सरकार की तरफ से सपोर्ट प्राइस उसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है, और हमारे तरफ से मिनिमम सेल प्राइस, क्योंकि वो बेचता है, ठीक है। तो सेल प्राइस जो है या सपोर्ट प्राइस, उसको मिनिमम अमाउंट में सरकार जो निर्धारित करता है वो मिल जाता है। मिलने के बाद अब मान लीजिए कि ऐसे 5000 किसान अगर इसमें गन्ना का उत्पादन करता, नहीं 5000, 1000 करेगा तो 1000 का तो परिवार चलेगा जी, किसान है। फिर उसके बाद वहाँ से पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाले की आवश्यकता होगी, तो ट्रांसपोर्ट में भी मान लीजिए कि 500 आदमी लगा हुआ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो 500 के परिवार और चले गए, है ना। 1000 किसानों का परिवार चल गया, उसके 500 ट्रांसपोर्ट वाले का, हर एक आदमी घर में अगर 5-5 मेंबर है तो आप 5 से गुना कर लेंगे ना, 1000 गुने 5 तो 5000 आदमी ऐसे हो गया। ट्रांसपोर्ट में भी 500 आदमी लगे हैं तो 2500 है लोगों को खिला पा रहा है, जिनका उपार्जन कर रहा है। 500 आदमी तो कार्यरत है, फिर जो लेबर्स लगेंगे मिल में, है ना, फिर उनके भी परिवार चलेंगे। फिर मिल में जब चीनी का प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर ट्रांसपोर्ट वाले को ही दिया जाएगा, है ना, मार्केट में लाने के लिए। मार्केट में फिर डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कंज्यूमर होगा, तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच के मार्जिन कमाएंगे। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप ऐसे समझ लें कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा एक मिल खोल देने से। अगर हमारे यहाँ
जैसे बगल में ये आपके कोचिंग के पीछे में शीशा फैक्ट्री था, ठीक है, ये शीशा फैक्ट्री भी बंद हो गया। अगर ये फैक्ट्री खोले तो कम से कम है ना 5,000 लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्यों जाएगा लोग, है ना। दिल्ली मुंबई पंजाब का माना, दिल्ली कौन सा बड़ा सा इंडिया है, छोटा सा इंडिया, सारा दिल्ली कहता है दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन कोई भी बंदा दिल्ली में काम नहीं करता, वो कहाँ काम करता है, ठीक है, या तो हरियाणा में या यूपी में, है ना, ग्रेटर नोएडा एरिया। शुगर मिल बंद क्यों हो गया? ये भैया पॉलिटिकल बात है, शुगर मिल भी बंद क्यों हो गया, है ना, तो पॉलिटिकल बातों की चर्चा नहीं करें। ग्लास का एक्सट्रैक्शन साइड के मतलब किससे होता है? ग्लास का जो एक्सट्रैक्शन होता है बालू से, हाँ, सिलिका से, ऐसा ही है। ग्लास जो है वो सिलिका से बनाया जाता है। तो शुगर केन समझ गए। और एरिया कौन कौन सा है? अपना बिहार में तो होबे करता था, अभी भी होता है, ये बात आपको याद है। यूपी में भी होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर एरिया जो है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर एरिया महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल में कॉटन का कल्टीवेशन, मतलब कपास की खेती और ये शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, साउथ इंडिया का नाम ले लेंगे तो साउथ इंडिया में आपको जितना भी नाम याद रहेगा, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, गोवा वाले बीच पे खाली नाम मत लीजिएगा, फोटो में, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड नट, जिसको कहते हैं मूंगफली, ये आ जाते हैं ऑयल सीड्स में, है ना। ऑयल सीड्स में अच्छा, शुगर केन का उत्पादन में तो मैंने बता ही दिया कि ब्राज़ील पहले स्थान पर है और हमारा इंडिया दूसरे स्थान, ठीक है। ऑयल सीड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का, है ना, मूंगफली का, चाइना के पास, ठीक है। और देख रहे हैं सभी कुछ में चाइना ही आगे चल रहा है। तो ग्राउंड नट जो है ये खरीफ क्रॉप है, मूंगफली, ठीक है। और मूंगफली जो है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो मूंगफली का लीडिंग प्रोड्यूसर है गुजरात, है ना। मूंगफली में दाना नहीं है, हम तुम्हारा दाना नहीं है, इसे सुना है। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। और कौन कौन से एरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ग्राउंड नट को, वो याद रख लें। ग्राउंड नट को प्रोड्यूस करने वाले एरिया जो है, देखिए गुजरात तो लीडिंग प्रोड्यूसर है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, और कौन कौन से क्षेत्र इसको प्रोड्यूस करते हैं? देखो जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है अथी क्या कहते हैं, वैट हो गया, जीएसटी, वैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीआईटी लिखो ना, जीएसटी नहीं, जीआईटी, है ना। जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है। तो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन कौन करता है? जीआईटी, है ना। जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, टी फॉर तमिलनाडु। समझ में आई बात? चलो सर इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? राजस्थान का एरिया, इसको तमिलनाडु 21 से 27 में ही चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। टी, अब टी के कल्टीवेशन की बात करें हम, है ना, चाय की खेती और कॉफी, ये सारे लिवरेज क्रॉप है ना। जब ये चाय का नाम आता है तो आप जान लीजिए कि चाय हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। चाय हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। अंग्रेज जो है हम लोग को मुफ्त में चाय पिला के, क्योंकि चाय जो है वो एडिक्टिव है ना। चाय में एक कंपाउंड पाया जाता है थीन, क्या? थीन, ठीक है। हाँ, ये थीन जो है वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब नारकोटिक है। नारकोटिक समझते हैं? जो एडिक्शन कॉज करता है, जिसकी लत लग जाती है, जैसे है ना, लोगों को नशा करने की लत होती है ना, ये भी एक नशा करने का लत लगा देता है। और चाय जो है वो एक स्टिमुलेंट है। ड्रग्स को दो भागों में बांटा गया है, एक स्टिमुलेंट और दूसरा डिप्रेसेंट। ये ड्रग के कैटेगरी में आता है, ठीक है।
ड्रग समझते हैं ना? एक दवाई है वो। नहीं भाई, ड्रग अभी पता चल जाएगा। Please be quiet. Class 12 NCERT में दिया हुआ है ड्रग आर द सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस whose mass is equivalent, मतलब mass is roughly equal to 100 unit to 500 unit, ठीक है? 100 यूनिट टू 500 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो लो मॉलिक्यूलर मास होता है ड्रग का। ड्रग को फिर बांट दिया गया है ना, वैसे ड्रग्स जिसका हम उपयोग करते हैं इलाज करने में उसको थेराप्यूटिक ड्रग्स कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं, ठीक है? और बाकी जो नशा करने में यूज किया जाता है उसको ड्रग्स ही कहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो उस जो नशा करने वाला जो ड्रग है उसके अंतर्गत दो टाइप के ड्रग आते हैं जो एडिक्शन कॉज करता है। एक हो गया एक हो गया स्टिमुलेंट और दूसरा हो गया डिप्रेशन। स्टिमुलेंट में आता है चाय और कॉफी। स्टिमुलेंट क्या करता है कि हमारे ब्रेन के कैपेसिटी को बढ़ा देता है, नहीं बढ़ा नहीं देता है, सुनिए, ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है। आप रिफ्रेश फील करते हैं चाय, आपको अगर नींद लग रहा हो तो चाय पी लीजिए तो आपको फील करते हैं कि हम और फ्रेश फील, ठीक है? आई बात समझ में? आ रही बात? चाय की खेती का नाम सुनते हैं तो हमको याद आ जाता है ये तो दार्जिलिंग में होगा, है ना? दार्जिलिंग में, आसाम में, हमारा दोस्त मिसुमा का उठाई मुंडी नीलगिरी हिल्स एरिया, ठीक है ना? तो नीलगिरी हिल्स और बाबा बुदन की पहाड़ी से चाय की खेती का शुरुआत किया गया था। कॉफी की खेती का शुरुआत किया गया था बाबा बुदन की पहाड़ी। उल्टा सीधा मत बोले, ठीक है? कॉफी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, देखिए इसी देखा से बीच में नहीं बोलिए, आप लोगों को पता है नहीं कुछ बोल देंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी में सबसे पहले कॉफी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे यहाँ जो कॉफी का उत्पादन होता है वो दुनिया में सबसे अच्छे वैरायटी का कॉफी पाया जाता है और उसको कहा जाता है अरेबिका। कौन से वैरायटी का ये कॉफी होता है? अरेबिका, है ना? ये सबसे अच्छा वैरायटी है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है? मतलब दूसरे जगह दूसरे देशों में बेचा जाता है और बहुत अच्छी, है ना, अच्छा पैसा देता है। और जो कॉफी है, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटका, है ना? समझ गया कॉफी के बारे में? अरेबिका, है ना, वैरायटी का कॉफी प्रोड्यूस होता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और कॉफी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ? बाबा बुदन की पहाड़ी में। बाबा बुदन की पहाड़ी साउथ इंडिया में है, नीलगिरी हिल्स पे, है ना? और इसका उत्पादन, है ना, केकेटी करता है। कौन करता है? कॉफी जो है केकेटी करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, है ना? केकेटी मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले लोग कहेंगे तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु वाले लोग क्या कहते हैं? कहते तमिलनाडु। आई बिलोंग टू तमिलनाडु। हम बहुत सारे तमिलनाडु वाले टीचर से पढ़े हुए, ठीक है? सर कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? बाबा बुदन की बात इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदन की पहाड़ी या बाबा बुदन हिल्स कहते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? नीरज चोपड़ा समझ जाए। देखो ये जो खेती करना है ना इसका चाय का, वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, ठीक है? चाय की खेती भी लेबर इंटेंसिव है। आपसे जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट पूछा जाएगा ना, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट तीन चीज़ों के ही पूछे जाएंगे, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल टाइप, ठीक है? वो पूछे जाएंगे आपको, एक शुगर केन, दूसरा बीट और तीसरा सॉइल। क्योंकि आपके बुक में जिस चीज़ की चर्चा नहीं है वो चीज़ पूछेगा भी नहीं। अब जैसे टी में आपको
है ना। इसमें कैसा चाहिए, नमी वाला क्षेत्र चाहिए। नमी वाला मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होना चाहिए, स्नोफॉल भी नहीं होना चाहिए, नदी का कल्टीवेशन नहीं होगा। इसमें आपके किताब में कहीं भी चर्चा नहीं दिया गया है कि ये इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना, कितना रेनफॉल चाहिए। अब जान लीजिए कि चाय की जो खेती होती है, ठीक है, तो इंडिया इसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। चाइना के कभी आगे जाएगा नहीं, जहाँ मैं कभी जाएगा चाइना, मैं कभी जाएगा, ठीक है। है ना, पल्स इंडिया जो है दाल, ठीक है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इंडिया में दाल का उत्पादन सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा दाल यही के लोग खाते हैं, जिसमें लड़कियों को दाल खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन दाल अच्छा नहीं लगता है ना। सर आई डोंट लाइक इट सर। तो दाल में मिलता है बाबू प्रोटीन, और प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। इफ यू डोंट टेक प्रोटीन, व्हाट विल हैपन टू यू? Your cells will deteriorate, the plasma membrane will deteriorate, है ना, your body organs will not function properly. Please, है ना, take it as daily medicine, है ना। सर कॉफी तो पूरे वर्ल्ड में उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है। हाँ, कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो पल्स में दालों के नाम तो आप लोग जानते हैं, दाल को हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उड़द है, अरहर कहते हैं, राह में कहते हैं, अरहर का, ठीक है, अरहर है ना, जिसको तूर भी कहते हैं, तूर है ना। हाँ, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, मूंग दाल, चना दाल। अच्छा, रबर। अब रबर का जो उत्पादन होता है ना, रबर और जूट, हाँ कॉटन। देखिए कॉटन जो है, रबर और जूट, ये फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। ब्रीवरेज क्रॉप तो समझ गए आप लोग? यस सर। एक चाय था, दूसरा कॉफी था, ठीक है, और फाइबर क्रॉप्स। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो इसको समझिए आप। फाइबर क्रॉप्स जो है वो क्या है? फाइबर क्रॉप्स जो है इसमें आ जाते हैं कौन कौन से? तो जूट आ जाता है ना, कॉटन आ जाता है, ठीक है, कॉटन और जूट, है ना, बोरा बनाने का। वैसे और नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाते हैं रबर, नॉन फूड क्रॉप्स, इसमें आते हैं कौन? रबर आ जाता है, ठीक है। रबर जो है, देखिए रबर की खेती के लिए क्या क्या चाहिए? ये बेसिकली इक्वेटोरियल क्रॉप्स है और रबर की खेती को तापमान कितना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान कैसे हो सकता है? तापमान नहीं, सॉरी, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। कम हो गया अब चाहिए, अब उतना नहीं मिलेगा तो तुमको जितना भोजन चाहिए अगर नहीं उतना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तुम्हारा तबीयत गड़बड़ आ जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। रबर से तो निकाला जाता है, बताते हैं तुमको। ये जैसे नीम का पेड़ होता है ना, जैसे नीम का पेड़ तुम लोग देखा ना अपने आसपास में, ऐसे रबर का पेड़ होता है। रबर का पेड़ जो है ना, इसका जो उड़ी स्टेम है इसको ऐसे काट दिया, व्हाइट लिक्विड है ना, व्हाइट लिक्विड निकलता है। जैसे यहाँ पे अपना कंटेनर रख दीजिए, यहाँ से जमा होगा। अब इसी रबर को, रबर से क्या करेंगे? टायर बनाएंगे, ट्यूब बनाएंगे, मटौना बनाएंगे,
बनाना, ठीक है। उसी का वल्कनाइजेशन करेंगे। छाली डाल करके इधर देखो कॉटन, क्या कॉटन जो है, कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल में उगाए जाते हैं। कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल में उगाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात रीजन में, सम पार्ट ऑफ गुजरात, नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र हो जाएगा। और कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप नोट कीजिएगा कि खाली दाल में ही फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बाकी सब में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। आफ्टर चाइना खाली ब्राजील सर, उसमें गन्ना ठीक है। और कॉटन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, ठीक है। कॉटन में लीडिंग प्रोड्यूसर जो है हमारे स्टेट का वो है कौन? महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है महाराष्ट्र और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है कॉटन का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र गुजरात तो आप याद रखिए ही, ठीक है। अच्छा, सेरीकल्चर समझते हैं? यस सर, सिल्क वॉर्म। हाँ, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से कैसे हम सिल्क निकालते हैं? तो देखिए, सिल्क मॉथ जो होता है, जैसे तितली होता है ना, तितली को इमेजिन करें, तितली के जैसा ही कीड़ा होता है जिसको सिल्क मॉथ कहते हैं। वो अंडा देगी, अंडा देने के बाद अंडा फूटेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद जो है वो अपना मुंह से लेयर निकालेगा, है ना, अब पूरा लपेट लेता है एकदम, ठीक है। जैसे स्पाइडर देखते हैं मुंह से क्या करता है, केमिकल्स निकालता है, वैसे वो भी प्यूपा भी निकालेगा और पूरे अपने शरीर पर लपेट देगा। लपेट देने के बाद जो है ना वो बन जाता है कोकून, है ना। उस स्टेज को कोकून कहते हैं, मतलब है ना। अगर वो खुद निकलेगा, उस कोकून से खुद अगर निकल जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़े में धागे को काट देगा, धागा बन जाता है, सूखने के बाद धागा बन जाता है, उसके अंदर सेफ रहता है। तो हम लोग धागा निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, उस कोकून को उठाते हैं और खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। और पानी में डालने के बाद एकदम खौलते हुए पानी में डालेंगे तो मर जाएगा। उसके बाद धागा खोलेंगे, एक एक धागा 5-5 मीटर का हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और उसी धागे से क्या बनाते हैं, रेशम के धागे से कपड़ा बनाते हैं, रेशमी कपड़ा, है ना। साड़ी बनाते हैं, सिल्क साड़ी, है ना, सिल्क धोती भी बना सकते हैं, ठीक है। सिल्क का कुर्ता होता है और उसे बहना ने भाई की कलाई पे, है ना, प्यार बांधा है, भाई के लिए बांधा है, भैया के बांधे तो ठीक है। अच्छा, जूट का खेती, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। बोले जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और ये जूट की खेती कहाँ होती है, जो दलदली एरिया है वहाँ होती है, ठीक है। दलदली एरिया अमेजन बेसिन में नहीं, वहाँ तो वो हमारे देश में नहीं है, अमेजन बेसिन में तो होता ही होगा, ठीक है। देखो, जूट का कल्टीवेशन हमारे यहाँ कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे जूट की खेती अच्छी होती है, बिहार में भी होता है, आसाम में भी होता है, ठीक है, उड़ीसा और मेघालय में भी। तो जो हम जहाँ पानी वाला एरिया है ना, चाहे वो समुद्र के आसपास में हो, खासकर समुद्र के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे भी ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन होता है। अच्छा, अब दीजिए 2 मिनट। अब जो है यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमारा इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ों में तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर क्यों नहीं है, या हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का कारण क्या है ना। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है ना वो बेसिकली इंटेंसिव टाइप एग्रीकल्चर किया जाता है। देवा हमारे यहाँ बेसिकली इंटेंसिव टाइप एग्रीकल्चर किया जाता है। दूसरा, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी का क्रॉप यूज नहीं करते, ठीक है। तीसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून बेस्ड है। कौन सा बेस्ड है? मानसून बेस्ड है, इसीलिए ये दिक्कत है। अगला, पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी का मतलब क्या है कि लोगों के पास, किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है और लोन फैसिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब कारणों से खेती अच्छी नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट का इधर कोई ध्यान है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट का ध्यान सिर्फ टैक्स देने पर है, ठीक है। गवर्नमेंट का ध्यान एग्रीकल्चर पे नहीं है। और दूसरा जो ध्यान है वो देश में सब कुछ बेचते चलो, है ना, और बेच के इसको प्राइवेटाइज कर दो, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ना, हाँ नहीं रहने दो, आने वाली पीढ़ी जो है वो कटोरा लेके भीख मांगे, ठीक है। अब चलिए, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जहाँ पे एक से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब जैसे हमारे यहाँ प्याज की खेती कम होती है तो हम बाहर से मंगा लेते हैं, और देखिए लीची बेच देते हैं, है ना। लीची अब जब से दरभंगा एयरपोर्ट खुल गया है तब से लीची का दाम दरभंगा में ही ज़्यादा हो गया है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा भेज दिया जाता है, दरभंगा से विदेशों में, दरभंगा से ले जाता है दिल्ली, है वहाँ से फिर विदेशों में ले जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे क्या करते हैं, पंखा वाला हिलाने वाला जो पर्व होता है गौर पूजा, है ना, उसमें 15 रुपये को लीची मिल जाता है, बताओ। और लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है ना। बगल में यहाँ से 22 किलोमीटर, ठीक है। एक लीची 15 रुपये, जिसको 50 रुपये में 100 लीची देता था, ठीक है। 50 रुपये में 100 लीची, यहाँ वही आप देखो 15 रुपये एक लीची देता है। समझ सकते हैं क्या? ठीक है, पूजा के दिन अगर मिला या उससे पहले भी 500 रुपये अगर लीची हो गया तो दिक्कत वाला बात ना। हम एक्सपोर्ट कर दिए लेकिन हमारे अपने यूज के लिए नहीं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से एग्रीकल्चर में यही फायदा हुआ कि एक देश दूसरे देश में सामान भेज सकता था, दूसरे देश से खरीद सकता, ठीक है। और जो सामान हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है वो हम दूसरे जगह से खरीद लेते हैं। दूसरा, चूँकि एक फायदा और है क्या कि जिन सामानों का रिक्वायरमेंट होगा, मान लीजिए विदेश में अब लीची है या आम है, जैसे इंग्लैंड आम खरीदता है, ठीक है, इंग्लैंड आम खरीदता है ना, तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को हम लोग आम बेचते हैं, तो कुछ किसान जो वही काम करते हैं खेती बाड़ी का, तो उसके लिए तो एक इनकम का सोर्स हुआ ना, कि नहीं हुआ? धन्यवाद।